नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है जनरली फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स जो कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, जो सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फोर्स से। क्या कि फोर्स क्या होता है। फोर्स जो है वो बहुत ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, फोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है कि पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम या तो पुश और या तो पुल करते हैं तो यानी कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स का सिंपल सा मतलब होता है पुश और पुल। ठीक है, लेकिन फोर्स का एक एडवांस डेफिनेशन भी होता है। क्या होता है? अ फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी that changes or try to change the shape, size, direction, speed and position of an object। ठीक है, अब देखिए फोर्स क्या होता है कि फोर्स का जो मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अ फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ ही साथ उसका यूनिट भी हो। ठीक है ना, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट हो। जैसे कि हम बोलते हैं 5 kg, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और यूनिट भी इसका है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, इसका यूनिट भी होता है जो कि न्यूटन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये 4 तो इसका मैग्नीट्यूड है और ये जो न्यूटन है इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट भी हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड और पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं कि करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर अभी यहां पे रखा हुआ था। ठीक है, मैंने इसमें फोर्स लगाया, इसको पुश किया और मैंने इसको यहाँ पे लेता है, मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं दीवार पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या मैं उसका पोजीशन चेंज कर पाऊंगा? ठीक है, तो वही बात है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, स्पीड भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई फुटबॉल जो है धीरे धीरे चल रहा है, आप उसको जोर से उस पर फोर्स लगाएंगे, उसको किक करेंगे तो उस पर फोर्स लगाएंगे, तो जब आप उस पर उसको किक करेंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए इधर से क्रिकेट बॉल आ रहा है, आपने जो इधर साइड शॉट मारा तो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आप स्पीड और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप चेंज कर सकते हैं फोर्स की मदद से। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि चेंज होगा, वो मास पे डिपेंड करता है, वो आपका और उस ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा? फोर्स का सिंपल से डेफिनेशन होता है पुश एंड पुल। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, तो यानी कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। इसका एडवांस डेफिनेशन क्या होता है, जो कि अगर आप एग्जाम में अगर आएगा और लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अ फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड, पोजीशन चेंज कर सकता है।
ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट दोनों हो। जिसकी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया 4 न्यूटन, तो ये 4 मैग्नीट्यूड हो गया और ये न्यूटन जो है यूनिट, ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझते हैं। ठीक है, तो दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। जनरली 9 क्लास में इससे क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन यह हमारे टॉपिक का हिस्सा, तो हम लोग समझते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मैंने इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। मान लीजिए एक लड़का है राम, उसने इस डायरेक्शन से, ये RHS हो गया, सॉरी ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए LHS डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगता है और RHS डायरेक्शन से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगता है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया कि मान लीजिए LHS साइड से जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है कोई, और उसी साइड से दोबारा कोई 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। या फिर इसमें एक और केस आ जाएगा, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगता है LHS साइड से, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड से 7 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये जो केस है, पहला केस जहां पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स लग रहा है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो दोनों के दोनों अपोजिट में है। एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, एक मेरा राइट हैंड साइड में लग रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लगना ही लगना है, इक्वल भी लगना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से भी 3 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वैसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स सिंपली इसका डिफरेंट हो गया, ऐसा फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ना लगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इधर से 5 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन, ठीक है, या फिर इधर से 5 न्यूटन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो लग रहा है, मान लीजिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो वो भी हमारा अनबैलेंस फोर्स में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें इधर से भी 5 न्यूटन और इधर से भी 5 न्यूटन लगा, तो दोनों में ही 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन सेम था, तो ऐसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए डायरेक्शन अलग अलग भी लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका अलग हो जाए, तो वैसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स यानी कि F नेट 0 होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर F नेट 0 की इक्वल नहीं होता है। ठीक है, F नेट जो है वो 0 की इक्वल नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स, यहाँ पे हमारा टोटल फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन। ठीक है, 7 - 5 2 न्यूटन इन द RHS डायरेक्शन। ठीक है, तो यही डिफरेंस था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में। एक और बात, सिंपल सा बात है, अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो। हाँ, लेकिन उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, बैलेंस फोर्स से। अनबैलेंस फोर्स में क्या है कि चेंज होगा आपका स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो अपना इनर्शिया के बारे में समझते हैं कि आखिर इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, देखिए इनर्शिया क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बी इन सेम स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एबिलिटी होता है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक एबिलिटी होता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, और अगर वो कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में रहना चाहता है। ठीक है, तो इसी एबिलिटी को, ऑब्जेक्ट के इसी एबिलिटी को हम लोग जो है इनर्शिया कहते हैं।
इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बी इन सेम स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन, ठीक है, एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये भी रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहने का और सेम स्टेट ऑफ डायरेक्शन में रहने का एबिलिटी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, इनर्शिया क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बी इन सेम स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। अब देखिए, इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जिसके मान लीजिए एक साइकिल है, एक साइकिल खड़ा है, ठीक है ना, तो वो अगर वो भी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। लेकिन क्या आप उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आप साइकिल को आराम से उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वही अगर बात करेगा ट्रक का, क्या आप ट्रक को अपने हाथों से ढकेल के ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो यही यहाँ पे यही स्टेटमेंट प्रूव होता है यहाँ से कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना उसके पास एबिलिटी होगा टू बी इन सेम स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, अब इसी से रिलेटेड जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। तो चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं। चलिए हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये जानते हैं। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। देखिए, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless or until an external unbalanced force is applied on it। क्या मतलब हुआ? An object remains in a rest or uniform motion in a straight line unless or until an external unbalanced force is applied on it। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली बात है अगर यूनिफॉर्म मूव में होगा तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो तब तक रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम लोग उसमें नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है। कार का डायग्राम थोड़ा, ठीक है, छोड़िए। ये कार है, कार अभी रेस्ट पे है, तो ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर कोई कार है, सिंपली कार फिर से हम लोग ले लेते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। क्या एक कार है, वो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। क्या? तो ये जो कार है वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्या ये इनर्शिया से रिलेटेड है? इनर्शिया क्या कहता था कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बी इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या था कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, बस इसका स्टेटमेंट थोड़ा खतरनाक सा है, खतरनाक नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये वर्ड याद रखिएगा, अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो फिर तो ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस फोर्स, क्या हमने पढ़ा था कि बैलेंस फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है, तो इस वजह से एक्सटर्नल फोर्स तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो अनबैलेंस्ड इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानेंगे। थैंक यू।